हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें भौतिक विज्ञान के कुछ हम 15+ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वॉच कर सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किसके द्वारा जाली दस्तावेज का पता लगाया जाता है, जो कि बार बार एग्जाम में कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, किसके द्वारा जाली दस्तावेजों का पता लगाया जा सकता है। तो जाली दस्तावेज मतलब जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। परावैंगिक किरणें, इंफ्रारेड, बीटा और गामा किरणें। परावैंगिक को हम यूवी रेज भी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परावैंगिक किरणें, जिसके लिए ऑथेंटिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका जो पता लगाया जा सकता है तो परावैंगिक किरणों के माध्यम से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पद ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है। तो जो साउंड वेव्स होती हैं ध्वनि तरंग को हम क्या बोलते हैं, साउंड वेव। साउंड वेव जो होती हैं वो किस में आपको पता है, जो हर्ट्ज होती है वो भी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए। डेसिबल, कैंडेला, मच। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, कैंडेला इज नॉट दी रिलेटेड साउंड वेव। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अनुनाद किसके कारण उत्पन्न होता है। अनुनाद मतलब जो इको साउंड होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन, अनुनाद या इनमें से कोई नहीं। इसको एक अलग वर्ड में बोला जाता है रेजोनेंस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसकी वजह से क्या होता है, अनुनाद उत्पन्न होता है। कि साउंड हमारा रिफ्लेक्ट होता है तो उसी से क्या होता है, अनुनाद जो इको साउंड, जो हमारी आवाज़ आपको डबल सुनाई देती है कभी कभी, और इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है 16.5 इक्वल टू 17 मीटर। इतनी इसकी मैक्सिमम लेंथ होती है जहाँ तक इको साउंड आपको सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल क्या है। तो डेसिबल क्या है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर डेसिबल क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्वनि स्तर का पैमाना, यानी साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल क्या होती है, एक तरह से साउंड के लेवल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्त नलिका में प्रारंभिक रूप में उत्पन्न विकिरण क्या होगा। तो जो प्रदीप्त नलिका होती है, प्रदीप्त नलिका जिसको हम फ्लोरिसेंट ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोरिसेंट ट्यूब। तो इसमें क्या होगा, प्रारंभिक रूप से जो उत्पन्न विकिरण होता है, रेडिएशंस, विकिरण को क्या बोलते हैं, रेडिएशंस। तो उनमें किसके माध्यम से होता है वो आपको बताना है। इंफ्रारेड है, परावैंगिक है, माइक्रोवेव है या एक्सरे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, यूवी रेज, यानी कि परावैंगिक किरणें, जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, फ्लोरिसेंट ट्यूब। और ये एक तरह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है इंसानों के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, संवेग में परिवर्तन की दर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बल। यानी जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। जो न्यूटन का सेकेंड लॉ था, इसमें आपको डेफिनेशन दी गई थी मोमेंटम के बारे में, P = mv। और अगर आपसे संवेग संरक्षण की बात करेंगे तो न्यूटन का थर्ड लॉ आएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सभी आधारभूत बलों में से कौन सबसे कमजोर होता है। कुछ आपके बल को एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे विद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया गया है, मैग्नेटिक एटॉमिक फोर्स। तो यहाँ पर बताना है कौन सा सबसे कमज़ोर बल है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। और अगर आपसे पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस फोर्स, नाभिकीय बल। क्या आ जाएगा, नाभिकीय बल, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा एक तरह से क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये चीज़ हम कभी फील नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सबसे कमज़ोर बल। जो आपको फील नहीं होता है कि कोई फोर्स लग रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, सबसे वीक फोर्स। और स्ट्रॉन्ग में कौन सा आ जाएगा, न्यूक्लियस फोर्स। एक गेंद को पकड़ने के दौरान एक खिलाड़ी अपने हाथों को नीचे की ओर खींचता है, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, बल, संवेग, आवेग या पकड़ने के समय जो अपने हाथों को खींचता है, तो वहाँ पर क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, संवेग। यानी कोई भी बॉल अगर कैच करता है कोई भी पर्सन, तो वो उसको खींचने, मतलब ऐसा लगता है कि वो बॉलों को खींच रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगता है, इसकी डेफिनेशन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
Fe के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं, यानी कि जो Fe होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरन, लोहा, और इसका ग्रीक वर्ड क्या होता है, फेरस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या होगी, तो वो कितना होता है, 26। तो आपसे पूछा अगर Fe+2 है, +2 का मतलब इसने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 24। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो दर्शाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी के नीचे ध्वनि, वायुमंडलीय आर्द्रता, तरल का घनत्व, भूमि की ऊंचाई। टपका हाइड्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जो दर्शाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, पानी के नीचे की ध्वनि, वायुमंडलीय आर्द्रता, तरल का घनत्व, भूमि की ऊंचाई। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, पानी के नीचे की ध्वनि, यानी कि जो पानी के नीचे का लेवल होता है उसमें साउंड को मेज़र करता है, पानी के जो नीचे का लेवल होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोस्कोप। तो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, पानी के नीचे की ध्वनि को मेज़र करने के लिए काम करता है। टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, टॉर्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। तो आपसे पूछा एक तरह से ये क्या होता है, एक फोर्स होता है। यहाँ पर आपसे इसकी क्या पूछी, एसआई यूनिट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन, न्यूटन अपॉन वर्ग मीटर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर। यहाँ पर इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है, बल आघूर्ण। वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर काम करता है, डायलिसिस, विसरण, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसरण, विपरीत परासरण, विसरण को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, परासरण, और यहाँ पर क्या है, केंद्र परासरण, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपका जो सही आंसर बन जाएगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर लास्ट, ये सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ द राइट आंसर। जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसा फोर्स है जो किसी भी सर्कुलर बॉडी में, जैसे सर्कुलर बॉडी में काम हो रहा है तो ये उसके आउटर साइड में लगता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक वक्र के चारों ओर घूमने वाली कार किस प्रकार के बल का कार्य करती है, तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, केंद्र प्रसारक बल, जो आपको अभी बताया था, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेकंड है सहसंयोजक बल, कोवलेंट फोर्स। थर्ड है केंद्राभिमुख, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। और लास्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये कौन सा हो जाएगा, कोवलेंट फोर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पर कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि जब कार घूम रही है तो ये क्या होगा, यहाँ पर फोर्स इनर साइड लगेगा। अगर टुवर्ड दी सेंटर लगता है तो वहाँ पर कौन सा फोर्स मेजर करते हैं, सेंट्रीपिटल। अगर आउट ऑफ दी सेंटर लगता है तो वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो वॉशिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन यानी केंद्र प्रसारक बल, लेकिन यहाँ पर कार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, केंद्राभिमुख बल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों फोर्स से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है, सापेक्ष घनत्व को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो आपको बताना है जो रिलेटिव डेंसिटी होती है इसकी यूनिट क्या है। ऑप्शन है फर्स्ट किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर क्यूब, और लास्ट है इसकी कोई भी, इधर हैव नो यूनिट। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बनेगा, क्योंकि जो सापेक्ष घनत्व होता है, यानी कि यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि डेंसिटी किसकी होती है, डेंसिटी उस सब्सटेंस की लेंगे, और दूसरा इसका रेशो किसकी लेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी उस पदार्थ का घनत्व अपॉन में उस पानी का घनत्व। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इस वजह से इसकी कोई भी यूनिट फॉर्म नहीं होती है। तो आपको ये एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। डॉपलर इफेक्ट जो होता है किसके लिए लागू होता है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, डॉपलर प्रभाव के बारे में, डॉपलर इफेक्ट के बारे में। ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है। और डॉपलर इफेक्ट जो होता है किसके लिए लागू होता है, ऑप्शन फर्स्ट है प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग, अंतरिक्ष तरंग, और दोनों। तो जो डॉपलर इफेक्ट होता है ये क्या करता है, एक तरह से डिस्क्राइब करता है कि जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो, कोई भी वेव जैसे जा रही, कोई भी वेव निकल रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी की चेंजेस, जो भी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आएंगे
और उनके टाइम के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं उसको मेज़र करने के लिए डॉपलर इफेक्ट दिया गया था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा दोनों। दोनों मतलब ये ए और बी दोनों। तो ए व बी दोनों मतलब प्रकाश तरंग के लिए भी था और ध्वनि तरंग यानी साउंड और लाइट वेव दोनों के लिए ये इफेक्ट लागू होता है। किसी निकाय का उस पर बाह्य बल द्वारा निकाय से ऊर्जा का यांत्रिक हस्तांतरण है। किसी निकाय यानी निकाय मतलब कोई भी बॉडी है, उसके एक्सटर्नल फोर्स द्वारा अगर आप कोई एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, वर्क। क्योंकि कोई हम एक्सटर्नल एनर्जी लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एक तरह से ये किस में इंक्लूड होगा, वर्क में, यानी कि काम में, क्योंकि हम कुछ काम कर रहे हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से रिलेटेड, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।